हेलो बच्चों, मैं हूं जैनेंद्र, आपका ऑनलाइन टीचर। और आज के वीडियो में मैं सूक्ष्म जीव को ही कंटिन्यू करूंगा। और आज आप जानेंगे कि सूक्ष्म जीवों के वाणिज्यिक उपयोग क्या हैं। सूक्ष्म जीवों के वाणिज्यिक उपयोग के बारे में। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग यानी व्यापार में कैसे इनका उपयोग किया जाता है। क्योंकि पिछले भाग में आप पढ़ चुके हैं कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक भी हैं, हमारे मित्र भी हैं। इसके पहले वीडियो में मैंने सूक्ष्म जीव को शत्रु के रूप में भी वर्णन किया था, कैसे वह हमारे शत्रु हैं, किस प्रकार रोग उत्पन्न करते हैं और क्या-क्या रोग उत्पन्न करते हैं, इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। आज आप जानिए कि सूक्ष्म जीवों का किस प्रकार वाणिज्यिक उपयोग किया जाता है, यानी व्यापार में कैसे इनका उपयोग होता है। तो यहाँ लिख लीजिए कि सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग यानी व्यापार में उपयोग। तो सबसे पहले जो इसका उपयोग होता है, आप सभी जानते हैं कि ब्रेड बनाने में इसका उपयोग होता है। किसमें होता है? ब्रेड बनाने में, या ब्रेड के साथ साथ जो इडली डोसा खाद्य पदार्थ है, जलेबी है, इत्यादि भी बनाए जाते हैं। लेकिन मुख्य रूप से व्यापारिक रूप में ब्रेड बनाया जाता है। और ब्रेड कैसे बनते हैं? तो इसमें ईस्ट नामक जीवाणु का उपयोग किया जाता है। ईस्ट नामक जीवाणु का उपयोग करते हैं, का उपयोग होता है। और ये ईस्ट क्या करता है कि ईस्ट को हल्के गर्म पानी में, इसको क्या करते हैं कि हल्के गर्म पानी एवं चीनी, थोड़ा सा चीनी के साथ मैदा को गूंथ लिया जाता है। मैदा को गूंथ कर कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाता है। कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं। तो होता क्या है कि ये गूथे हुए जो आटा है, गूथा हुआ जो मैदा है, उसमें ईस्ट जो होते हैं बहुत तेजी से गुणन करते हैं, बहुत तेजी से जनन करते हैं। लिख लीजिए, मैदा में ईस्ट तेजी से जनन करते हैं। और जब वो श्वसन करते हैं, श्वसन समझ रहे होंगे, जो सांस लेते हैं, श्वसन के दौरान काफी CO2 गैस उत्पन्न करते हैं। और ये जो CO2 गैस है, ये मैदा को फुला देते हैं, कहिए फुला देते हैं। और जब बेक किया जाता है, उसको जब बेक करते हैं यानी पकाते हैं, बेक करते हैं, तो CO2 बाहर आ जाता है और ब्रेड छिद्र युक्त हो जाता है। सरंध्र भी इसको कहते हैं, छिद्र युक्त हो जाता है। इस प्रकार ये जो ब्रेड होता है, ब्रेड बनके तैयार हो जाता है और बाजार में चला जाता है। सामान्य सी प्रक्रिया है। ईस्ट को जब मैदा के साथ मिला करके उसको छोड़ देते हैं, तो उसका आकार, आयतन बढ़ जाता है। और जब बेक होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है, जिससे जो हमारा ब्रेड है वो छिद्र युक्त बन जाता है। तो इस तरह से वाणिज्यिक उपयोग इसका है, ईस्ट नामक जीवाणु का, इस नामक सूक्ष्म जीव का ब्रेड बनाने में उपयोग होता है। दूसरा जो उपयोग होता है वो होता है अल्कोहल एवं एसिटिक अम्ल बनाने में। एसिटिक अम्ल बनाने में इसका उपयोग कैसे होता है? तो इसको जान लीजिए कि गेहूं, जौ अथवा फलों के रसों को कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया जाता है। कुछ
दिनों के लिए छोड़ देते हैं, जिसमें जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं। जीवाणु उसे सीधा साधा लिख लीजिए अल्कोहल में बदल देता है, जिसमें जीवाणु उसे अल्कोहल में बदल देता है और फिर उसको प्रोसेस कर लेते हैं और उसको अल्कोहल को और एसिटिक अम्ल को प्रोसेस के द्वारा अलग अलग कर लिया जाता है। तो यहाँ जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होता है, उसको याद रखिए कि उसको किण्वन कहा जाता है। यानी फलों के रसों अथवा जो जौ है, गेहूं है, जो शर्करा उसमें होता है, तो इन चीजों में कहिए रसों में उपलब्ध शर्करा अर्थात जो कार्बोहाइड्रेट या चीनी जो जिसको कह सकते हैं, चीनी को अल्कोहल में बदलने की जो प्रक्रिया है, बदलने की प्रक्रिया को किण्वन, नाम याद रखिएगा, क्या नाम है, किण्वन, या इसको कहते हैं अंग्रेजी में फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन अंग्रेजी लिख लीजिए, फर्मेंटेशन कहा जाता है। फर्मेंटेशन, किण्वन, बहुत ही शब्द प्रचलित है, इसके बारे में अक्सर परीक्षा में पूछता है किण्वन क्या है, तो सीधा लिखेंगे कि रसों में उपलब्ध शर्करा चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को किण्वन कहा जाता है, फर्मेंटेशन कहा जाता है। और इसकी खोज की थी लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने। लिख लीजिए, किण्वन की खोज लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने कब खोजा था? 1857 ईस्वी में की थी, जिसका नाम दिया था उन्होंने किण्वन। यानी चीनी से अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किण्वन कहा जाता है। तीसरा जो वाणिज्यिक उपयोग है वो है औषधि बनाने में, या कहिए दवा के निर्माण में, दवा बनाने में। और जो सूक्ष्म जीवों से सबसे पहला जो दवा बना था वो उसको प्रतिजैविक कहा जाता है। लिख लीजिए, सबसे पहला प्रतिजैविक खोजा गया था, इसको एंटीबायोटिक्स भी कहा जाता है। लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं एंटीबायोटिक, जिसका नाम था पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की खोज हुई थी। सबसे पहला प्रतिजैविक कौन था? पेनिसिलिन की खोज हुई। और खोजा किसने था? इसे खोजा था 1928 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक व्यक्ति ने, वैज्ञानिक ने। कौन थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। और आपको जानना चाहिए कि इनकी खोज के लिए 1945 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, जो दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है। नोबेल पुरस्कार दिया गया था, याद रखिएगा इसको, कि सबसे महत्वपूर्ण खोज थी। जो पहला प्रतिजैविक था, एंटीबायोटिक था, और ये एंटीबायोटिक डॉक्टर्स जब बीमारी दूर नहीं होती है, बुखार नहीं उतरता है, तो एंटीबायोटिक दिया जाता है। और प्रतिजैविक क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। जो प्रतिजैविक होते हैं, प्रतिजैविक एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ होता है। तो लिख लीजिए, एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ होता है, जिसका निर्माण सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। और ये जितने भी प्रतिजैविक होते हैं उनका निर्माण जो होता है
सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। और आजकल बहुत बड़े पैमाने पर ये एंटीबायोटिक की खोज होने लगी है। जैसे कुछ और भी एंटीबायोटिक का नाम लिख लीजिए। इसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, एक दो बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। और एरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन अन्य प्रतिजैविक है। बाद में इनको खोज किया गया। तो समझ गए होंगे, बहुत सारी बातें हो गई यहाँ पर, कैसे सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग होता है। और जो एक और महत्वपूर्ण खोज थी जिसको खोज किया था एडवर्ड जेनर ने, और वो था टीकाकरण। इसको भी याद रखिएगा, टीकाकरण, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है वैक्सीनेशन। आप बचपन में सभी को टीका पड़ा होगा, आप जानते होंगे कि कई तरह की बीमारियों से बचने के लिए बच्चों को टीका दिया जाता है, और इसकी खोज किया था एडवर्ड जेनर ने। तो लिख लीजिए। और ये भी जो टीकाकरण है वो सूक्ष्म जीव से ही संबंधित है। और क्या होता है इसमें कि सूक्ष्म जीव से उत्पन्न, सूक्ष्म जीवों से उत्पन्न रोगों से लड़ने के लिए मृत सूक्ष्म जीव शरीर में प्रवेश करा दिए जाते हैं, प्रवेश करा दिए जाते हैं, जिसे टीकाकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे टीकाकरण कहते हैं। सिंपल सा प्रोसेस है कि जिस बीमारी से लड़ना है, जिस बीमारी को दूर भगाना है, उसी से संबंधित सूक्ष्म जीव उसके शरीर में प्रवेश किया करा दिए जाते हैं। और सामान्य रूप से जो मृत सूक्ष्म जीव होते हैं उनको शरीर के अंदर प्रवेश करा दिया जाता है। और ये मृत जो सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, ये मृत सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में रोगों से लड़ने के लिए प्रतिरक्षी उत्पन्न करते हैं। यानी प्रतिरक्षी उत्पन्न करते हैं। और ये जो प्रतिरक्षी हैं वो जो नुकसान पहुंचाने वाले जीव हैं, सूक्ष्म जीव हैं, उनको लड़ करके उनको भगा देता है, उनको मार देता है, और आपका शरीर स्वस्थ रहता है। तो इस तरह से जो टीकाकरण किसके किसके रोग में होते हैं जान लीजिए। जैसे पीलिया जिसको कहते हैं, या इसी को हेपेटाइटिस कहा जाता है। जो हेपेटाइटिस है या टीबी है, इसके भी टीके पड़ते हैं। चेचक का टीका पड़ता है, बचपन में आपको पढ़ा होगा, आप जानते होंगे। उसके बाद मस्तिष्क ज्वर के लिए भी टीका पड़ता है, जिसको मेनिंजाइटिस कहा जाता है। आदि बीमारियों के लिए टीका लगाया जाता है, टीका लगाया जाता है। तो समझ गए होंगे। कुछ और जो व्यापारिक उपयोग हैं, एक तो और है, जान लीजिए। जैसे है जैव तकनीक।
आजकल क्या हो रहा है, जैव तकनीक कि कई सूक्ष्म जीवों का उपयोग बायोगैस या बायोडीजल, बायो ईंधन, बायो ईंधन बनाने में हो रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक हैं और इनका व्यापारिक उपयोग किया जाता है। इसी संबंध में कुछ और जो जानकारी आपको मिलनी चाहिए, चाहे आपको जानना चाहिए, उसके बारे में जान लीजिए कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है। ये जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भी ये सूक्ष्म जीव सहायक होते हैं। और एक्चुअली नाइट्रोजन स्थिरीकरण है कि जो प्रोटीन है या न्यूक्लिक अम्ल है या पर्णहरी में, इसमें नाइट्रोजन का उपयोग होता है। और नाइट्रोजन कभी भी कोई भी जीव सीधे उपयोग नहीं कर सकते हैं, या जंतु हो या पौधे हो। तो उसके लिए क्या करना होता है कि नाइट्रोजन को सबसे पहले नाइट्रेट से बदलना होता है, और नाइट्रेट्स जो जमीन पर, भूमि पर नाइट्रेट्स के रूप में उपलब्ध होते हैं, तो पौधे उसे ग्रहण करके और प्रोटीन में बदल देते हैं। तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदलने की जो प्रक्रिया होती है, उसको कहते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लिख लीजिए, आप याद रख करना पड़ेगा। जैसे नाइट्रोजन, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, तथा पर्णहरी में उपस्थित होता है, और साथ साथ विटामिन भी पाए जाते हैं। परंतु कोई भी जंतु अथवा पौधे नाइट्रोजन का सीधा उपयोग नहीं कर सकते। नाइट्रोजन का सीधा उपयोग नहीं कर सकते। तो क्या करना पड़ेगा? नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि पौधे को नाइट्रोजन का उपयोग करना होता है और प्रोटीन बनाना होता है, तो ये उपयोग करते हैं नाइट्रेट्स के। पौधे नाइट्रेट्स अथवा अमोनिया अथवा अमोनिया के रूप में उपयोग करते हैं, उपयोग करते हैं। और इनकी मात्रा जो होती है, यह नाइट्रेट्स की और अमोनिया की, ये मिट्टी में बहुत ही कम होती है। तो सूक्ष्म जीव हमारी मदद कैसे करते हैं, इसके बारे में जान लीजिए कि दलहन प्रजाति का जो पौधे होते हैं, दलहन प्रजाति के पौधे सभी जानते होंगे, जैसे मटर हो गया, चना हो गया, या अरहर दाल हो गया, ये सारे, और ये कहलाते हैं लेग्यूम परिवार के पौधे। आपको याद रखना पड़ेगा, लेग्यूम परिवार के पौधे तो ये जो लेग्यूम परिवार के पौधे में होते हैं, प्रजाति के पौधे की जड़ों में एक जीवाणु होता है, राइजोबियम। इसको याद रखना पड़ेगा, राइजोबियम नामक जीवाणु नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदल देते हैं, नाइट्रेट्स में बदल देते हैं। तो है ना कितना रोचक, ये जो जीवाणु राइजोबियम जीवाणु है, वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदल दिया।
और पौधे उसे उस नाइट्रेट्स के द्वारा प्रोटीन, विटामिन बनाते हैं, या पर्णहरिम, जो कि बहुत ही हमारे शरीर के लिए उपयोगी हैं। प्रोटीन, विटामिन जानते होंगे, पढ़े हैं। प्रोटीन हमारे शरीर की कोशिकाओं की मरम्मत करता है, सुरक्षा करता है। विटामिन कई रोगों से लड़ने में मदद करता है, और ये प्रोटीन और विटामिन में नाइट्रोजन पाए जाते हैं। तो दूसरी जो नाइट्रेट बदलने की प्रक्रिया है, पिछली कोई वीडियो में मैंने बताया था कि जब जब बिजली कड़कती है, बिजली कड़कती है तो भी नाइट्रोजन नाइट्रेट्स में बदलते हैं। ये कैसे बदलते हैं? नाइट्रेट्स में पहले भी मैंने बताया था इसको। इससे होता क्या है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जब बिजली कड़कती है, बिजली के कड़कने पर, इसको समझ लीजिएगा, क्या होता है, NO2 बनाता है, और जब NO2 जल के साथ मिलते हैं तो HNO3 बनाता है। और ये जो धातुएं हैं, कई तरह के धातुएं जमीन पर, ये जब प्रतिक्रिया कराती हैं तो नाइट्रेट्स बनाते हैं। तो इस तरह से जो दलहन प्रजाति का राइजोबियम नाइट्रेट्स में बदल देता है नाइट्रोजन को, या बिजली कड़कने पर नाइट्रोजन इन प्रक्रियाओं के द्वारा नाइट्रेट्स में बदलता है। तो यहाँ जो नाइट्रोजन है, तो लिख लीजिए कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदलने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहा जाता है। नाइट्रोजन का भी लिख सकते हैं, स्थिरीकरण कहा जाता है या कहलाता है। बहुत सिंपल प्रक्रिया है, सूक्ष्मजीव हमारे मदद करते हैं। और एक चीज और जान लीजिए कि ये जो नाइट्रेट्स हैं, प्रोटीन है या विटामिन है, ये जो पौधे ग्रहण करते हैं, जीव जंतु ग्रहण करते हैं, तो उनके शरीर में जाता है। और जब जीव जंतु, एक लाइन लिख लीजिए, जब जीव जंतु मरते हैं तो सूक्ष्म जीवों द्वारा जिसको डी मैग्नीफाइंग बैक्टीरिया कहा जाता है, डी नाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीवों द्वारा डिकम्पोजिशन हो जाता है, विघटन हो जाता है। जब जीव जंतु मरते हैं तो जीव द्वारा विघटन होता है, और नाइट्रोजन पुनः वायुमंडल में चला जाता है, वायुमंडल में चला जाता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, नाइट्रोजन से नाइट्रेट बदलते हैं, फिर नाइट्रोजन वायुमंडल में चला जाता है। इस तरह से नाइट्रोजन का चक्र भी होता है, और इसे नाइट्रोजन चक्र भी कहा जाता है। इसको याद रखना होगा, इसे नाइट्रोजन चक्र भी कहा जाता है, नाइट्रोजन चक्र भी कहा जाता है। और यही कारण है कि नाइट्रोजन की जो मात्रा है 78%, यह हमेशा वायुमंडल में बरकरार रहता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण और नाइट्रोजन चक्र के द्वारा। ठीक है, बाकी आप अपनी पुस्तक से कुछ और बातें जो होंगी उसको पढ़ लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।